Hello everyone. Welcome to lecture number 3 of chapter number 1, that is Indian economy on the eve of independence. In this class we will be covering the features of the Indian economy on the eve of independence. Independence के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, हम आज उस क्लास में ये कवर करेंगे. इंडिपेंडेंस 1947 पे फर्स्ट पॉइंट जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बताता है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी जो हमारी थी वो बहुत स्टेगनेंट थी. हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेंट थी. स्टेगनेंट मीन्स वहां पर कोई भी स्कोप नहीं था ग्रोथ का. नो स्कोप ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल भी स्कोप ग्रोथ का नहीं नजर आ रहा था. ठीक है, मतलब कोई ग्रोथ के चांसेस नहीं थे. और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन थी, इंडियन पॉपुलेशन जो थी हमारी, वो क्या कर रही थी, वॉज लिविंग इन पॉवर्टी. इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी में जी रहे थे. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी दैट टाइम. ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर था. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा पुअर था. इस वजह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो हमारी क्या थी, स्टेगनेंट. तो फर्स्ट पॉइंट साथ साथ याद करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, जहां पे कोई भी स्कोप ग्रोथ का नहीं था. और ग्रोथ का स्कोप क्यों नहीं था? क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन जो थी पुअर थी, पॉवर्टी में रह रही थी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या था, वो पुअर था. बहुत गरीब देश कहते हैं ना, तो हमारा देश गरीब था उस टाइम पे, स्टेगनेंट था, इसलिए कोई ग्रोथ का स्कोप नहीं था. सेकेंड है हमारा इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी. इंडियन इकोनॉमी वॉज ऑल्सो बैकवर्ड. इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड भी थी. और बैकवर्ड का मतलब क्या है कि पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी. पर कैपिटा इनकम वॉज लो. पर कैपिटा इनकम वॉज लो एट दैट टाइम. उस टाइम पे पर पर्सन पॉपुलेशन में अगर मैं बात करूं, पूरी इनकम को अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, तो पर कैपिटा इनकम जो आ रही थी, जो पर कैपिटा इनकम पर पर्सन की जो इनकम निकल कर आ रही थी, वो बहुत कम थी इन दैट टाइम. ठीक है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी दैट टाइम पे. नेक्स्ट है हमारे पास, और पर कैपिटा इनकम लो होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकम बहुत कम है. ये क्या दर्शाता है, इस साफ पता लगता है कि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन थी, अनएम्प्लॉयड. लोग बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड थे, इनकम बहुत कम आ रही थी, पर कैपिटा इनकम. क्लियर, इससे साफ पता लग रहा है कि उस टाइम पे लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा थे. थर्ड आता है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. उस टाइम पे हमें पता है कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे. एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस क्या पता लगता है इससे, दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल, या बहुत सारे लोग, मतलब नियरली 85% और 70 to 85% पीपल वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. 70 से 85% तक के लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे. बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे उस टाइम पे. ठीक है, उस टाइम प्राइमरी सेक्टर में ही लोग लगे रहते थे, बट काम तो करते थे, बट उनका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था ना, मतलब जो हमारी वो कंट्रीब्यूशन करते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन था, इट वाज जस्ट 50%. काम तो बहुत सारे लोग करते थे, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूट, हमारे इंडिया का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बहुत लो कंट्रीब्यूट करते थे. इंडस्ट्रीज से हमारी ग्रोथ जल्दी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है. बट अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे और जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम करते थे. एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट बहुत कम करता था. इससे साफ पता लगता है कि प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे क्या थी, कम थी. प्रोडक्टिविटी वॉज लो. उस टाइम प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी. साफ पता लग रहा है कि एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस क्यों होगी, क्योंकि वहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस थी. लोग एम्प्लॉयड तो थे, बट आउटपुट इतना अच्छा नहीं था. ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में क्या था बच्चे, बहुत सारे लोग जो थे ना, हैंडीक्राफ्ट, हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट मैंने बताया था बहुत फेमस थी. इंडिया हैंडीक्राफ्ट वाज एंजॉयिंग वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन. अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अगर फेमस थी, बट तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी वो भी रियून कर दी थी, मतलब खराब कर दी थी हमारे ब्रिटिशर्स ने. ब्रिटिशर्स रियून आर स्मॉल एंड कॉटेज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. और मशीन्स वगैरह की बात करें तो मशीन्स वगैरह अगर हमें इम्पोर्ट करना होता था तो भी हम किस पे डिपेंडेंट थे, ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे. मतलब मशीन्स वगैरह अगर हमें चाहिए
तो हमें ब्रिटिशर्स से मंगवानी पड़ती थी। मैं कह सकती हूँ उस टाइम लैक ऑफ हैवी मशीन्स। हम हैवी मशीन्स नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमारे यहाँ सारा काम हाथ से होता था। लैक ऑफ मशीन्स, और हाथ से होता था, मशीन्स नहीं थी, कॉस्ट ज्यादा आती थी। ठीक है, कॉस्ट भी मशीन्स प्रोडक्ट जो होते हैं वो सस्ते बनते हैं और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हमेशा महंगे होते हैं। तो मशीन्स नहीं थी, कॉस्ट ज्यादा आती थी। और सेकेंडली जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो भी, एक तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिए थे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की जो मार्केट थी, इट वॉज ऑल्सो रूइंड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने हमारी वो मार्केट भी खराब करके रख दी थी। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट, हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, बहुत सारी, बल्क ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन पॉवर्टी। बहुत सारे लोग, कई लोगों को तो इवन 2 times मील ही नहीं मिल रही। 2 square meals a day they were not getting, उनको वो भी नहीं मिल रहे थे। व्हाट इज पुअर, जिनको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही थी। 2 square meals a day, ऐसे भी लोग थे। और उसकी वजह से जब पॉवर्टी थी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही थी, लोगों को जॉब्स तो थी ही नहीं, लोग इलिटरेट ज्यादा थे। ठीक है, पढ़े लिखे लोग उस टाइम पे इतने कम थे, तो उसकी वजह से क्या थी, हमारे देश में गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेट, एज अ रिजल्ट देयर वाज पॉवर्टी। ओके, लेट्स रिकॉल दी 5 पॉइंट्स। हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, जहां पे ग्रोथ का स्कोप नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत सारे लोग पुअर थे दैट टाइम पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर था। बैकवर्ड थी क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी हमारे देश में, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड भी थी। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर में भी लोग काम तो ज्यादा कर रहे थे बट एज अ रिजल्ट वो हमारे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे जीडीपी में, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी थी क्योंकि हमारे यहाँ मशीन्स नहीं थी। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी रियून कर दिए थे हमारे ब्रिटिशर्स ने। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, 2 square meals a day भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था, और अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी थी, एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ पॉवर्टी थी। ओके, कोई भी आप 6 पॉइंट्स याद कर सकते हो, इसके बहुत सारे पॉइंट्स प्रोवाइडेड है बुक में, तो आप कोई भी 6 पॉइंट्स याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं कोई भी 4-5-6 पॉइंट्स करवा रही हूँ, आप कोई भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो हमारे यहाँ का बेकार था। इतनी सारी, देखो बाहर की कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी नहीं। ठीक है, हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट में ही लगे रहते थे, तो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था। कम्युनिकेशन उस टाइम पे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये सब था ही नहीं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, उस टाइम ये चीजें नहीं थी, इतना अच्छा डेवलप नहीं थे, तो उस टाइम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। 7th पॉइंट आता है, दैट इज हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो चुके थे। मशीनरी चाहिए तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, बाइसिकल्स, मशीन्स, तो ये सारे हम हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे दैट टाइम, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, तो हम इंपोर्ट्स पे उस टाइम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्टेट। एज अ रिजल्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्टेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहां पे स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी, एग्रीकल्चर में भी बैकवर्ड थी, इंडस्ट्री में भी बैकवर्ड थी, वैसे भी गरीबी थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, और हम इम्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। ओके गाइस, कोई भी 6 पॉइंट्स याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, दैट इज इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। देखो, कॉलोनियल पीरियड में जो हमारा इंडियन स्टेट थी वो कैसी थी, हमारी इकोनॉमी तो वैसे हमें पता ही है क्या थी, स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड। ये तो हमें पता ही है कि उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी की स्टेट थी वो स्टेगनेंट और बैकवर्ड तो थी ही, दैट वी ऑल नो। अब बात आती है कि हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, मतलब क्या क्या पैरामीटर्स थे जिस वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड थी। इसको 4 पॉइंट्स में आपको लिख कर आना है। यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ओनली, डोंट मेक एनी चार्ट इन द एग्जाम, जस्ट राइट इन द पॉइंट्स ओनली। आई हैव प्रोवाइडेड इन द नोट्स chart in the chart format just to make you learn. Okay, you have to write in the exams in the points format only. हाँ जी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था, सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, देखो उस टाइम पे बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। बर्थ रेट भी ज्यादा था क्योंकि लोग इलिटरेट थे। ठीक है, बर्थ रेट भी दैट टाइम वाज वेरी हाई। ठीक है, बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। डेथ रेट क्यों ज्यादा था, क्योंकि बेसिक एम्यूनिटीज, उनके पास पैसे तो थे नहीं,
पॉवर्टी, गरीबी ज्यादा थी तो डेथ रेट भी ज्यादा ही था, ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा था। इट सीम्स कि पहले वाले लोग बहुत ज्यादा जी जाते थे। लोग बोलते हैं कि पहले वाले लोग तो बहुत लंबा टाइम जीते थे, आज के टाइम में तो एज कम होती जा रही है, ठीक है, दैट मैटर्स, बट डेथ रेट बहुत ज्यादा इसलिए था क्योंकि पॉवर्टी थी, और डेथ रेट ज्यादा होने की वजह से, मतलब ये साफ पता लगता है कि पॉवर्टी वहां पे ज्यादा होने की वजह से डेथ रेट ज्यादा था। कंपेरेटिव टू हम बात करें बर्थ रेट एंड डेथ रेट साथ साथ देख रहे हैं तो बात आती है, बट वैसे एवरेज मेहनती लोग होते थे, इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूटेड नहीं होता था, दैट्स वाई ये होता था कि एवरेज लाइफ पर्सन की ज्यादा हो सकती थी, मतलब ज्यादा जी सकता था, बट दैट टाइम जो बर्थ रेट था वो भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। कंपैरिजन की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो बर्थ रेट भी ज्यादा था क्योंकि लोग इलिटरेट थे, एंड डेथ रेट भी ज्यादा था क्योंकि लोग पुअर थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इन्फैंट मोरेलिटी रेट। इन्फैंट मोरेलिटी रेट, इन्फैंट मोरेलिटी रेट, इन्फैंट मोरेलिटी रेट होता है 1 साल से कम के बच्चे की डेथ होना, ठीक है। बच्चा जब 1 साल से भी पहले ही बच्चे की जब डेथ हो जाती है उसको हम बोलते हैं इन्फैंट मोरेलिटी रेट, मतलब डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1, बिलो द एज ऑफ 1। 1 साल से कम के बच्चे की भी डेथ होने को बोलते हैं हम इन्फैंट मोरेलिटी रेट। तो वो भी उस टाइम पे क्या था, इन्फैंट मोरेलिटी रेट भी दैट टाइम वाज हाई, उस टाइम इन्फैंट मोरेलिटी रेट भी हाई था, मतलब 1 साल से कम के बच्चों की डेथ भी ज्यादा ही होती थी। इससे क्या पता लगता है कि दैट टाइम, वही अगेन हम बात कर सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, पॉवर्टी ज्यादा थी, तो इन सब से साफ पता लगता है कि अगर डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है, इनका एक ही रीजन हो सकता है, क्या, कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। क्या कह सकते हैं हम, हेल्थ केयर फैसिलिटीज वॉज नॉट गुड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वॉज नॉट गुड, दैट टाइम हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम बोलते हैं एवरेज नंबर, मतलब पर्सन कितने साल तक जीता है जनरली, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स दैट अ पर्सन कैन लिव। देखो प्रेजेंटली तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 65 to 68 ईयर्स। जनरली हम कहते हैं कि आजकल एवरेज एज जो एक बंदे की रह गई है ना, बंदा 65 से 70 साल तक हम कह सकते हैं, ठीक है, मतलब 65 to 68 भी कह सकते हो, 65 to 70 भी कह सकते हो जनरली आप, कि एक पर्सन जो जी सकता है वो दैट इज 65 to 68 ईयर्स तक के एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज के पर्सन की एज, एवरेज एज जो रह गई है वो ये रह गई है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स द पर्सन कैन लिव इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स पर्सन कैन लिव, कितने साल तक बंदा एवरेज जी सकता है, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और उस टाइम पे वो भी कमी थी, ठीक है, उस टाइम पे वो भी कमी थी। वही अगेन वही रीजन कह सकते हो, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी और बेसिक एम्यूनिटीज लोगों को मिल नहीं थी, पॉवर्टी थी, 2 टाइम का खाना भी प्रॉपर नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उस टाइम पे कम थी। अब प्रेजेंटली जो है वो 65 to 68 है, हम बात कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, हम इसको 4 पॉइंट्स में स्टडी करने, लिटरेसी रेट। बताओ उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे थे ज्यादा या आज पढ़े लिखे हैं ज्यादा? ऑब्वियसली आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, लिटरेसी रेट आज का तो अच्छा है, बट दैट टाइम अगर मैं बात करूं फीमेल का तो लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। लोग फीमेल की एजुकेशन को तो प्रमोट ही नहीं करते थे। फीमेल एजुकेशन लिटरेसी रेट वॉज वेरी लो, फीमेल लिटरेसी रेट तो था ही नहीं इवन, ठीक है, दैट वॉज ओनली अराउंड 7%। और लिटरेसी रेट क्या होता है, द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, उसको मानते हैं लिटरेट। लिटरेट पर्सन कौन होता है, जो पढ़ लिख सकता है, ठीक है, जिसको पढ़ना आता है, जिसको लिखना आता है, दैट इज नोन एज लिटरेट। लिटरेट मीन्स द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। तो उस टाइम पे लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, इवन फीमेल लिटरेसी रेट तो बहुत ही ज्यादा कम था। अच्छा फीमेल लिटरेसी रेट कम था, मेन का ज्यादा था, बट इट शोज कि जेंडर बायसनेस थी। क्या बताता है ये, जेंडर बायसनेस थी, कि फीमेल के एजुकेशन को वो प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ मेल के एजुकेशन पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे थे। इट शोज जेंडर बायसनेस इन द सोसाइटी। तो 4 पॉइंट जो हमारी इंडिया की प्रोफाइल को बताएंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फैंट मोरालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। ओके guys, do learn the question on the daily basis.
Just 2 questions are covered in the class, so make it sure that when you attend the class, after that you must learn those 2 questions and try to write in your rough notebook also after learning. It will improve your skills and will help you to gain an edge over the other students who are not studying. So do your best and work hard. Thank you so much.